हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूँ मेंशनिंग से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे मेंशनिंग से रिलेटेड। सर मेंशनिंग रिजेक्ट हो रहा है, मेंशनिंग रिजेक्ट हो रहा है। तो देखिए, मेंशनिंग करने में आप लोग भी गलती करते हैं। वो गलती क्या है? मैंने बहुतों को देखा है कि मेंशनिंग में वो गलती करते हैं, जिसके वजह से उनको जवाब में सिर्फ ऑलरेडी लिस्टेड या फिर ऑलरेडी लिस्टेड फॉर टेकअप मैटर्स में इस तरह से कुछ दिखाई देता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, अगर आप मेंशनिंग मैटर्स में चेक करें तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कुछ ऐसे रीज़न्स जो मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस बात को ध्यान देंगे तो वो यहाँ पे आपको वो गलती नहीं दिखेगा। ठीक है, जैसे कि अगर आप देखेंगे कि टू बी लिस्टेड जो भी यहाँ पे आपको दिखाई देता है, यानी कि ये ऐसे केसेस होते हैं जो लिस्ट पे नहीं हैं। ठीक है, टू बी लिस्टेड का मतलब ऐसे केसेस जो लिस्ट पे नहीं हैं। अगर आपका भी केस लिस्ट पे नहीं है, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि लिस्ट पे वो केस आ जाए, चाहे वो कंसोलिडेटेड लिस्ट में या डेली लिस्ट में, पहले केसेस जो होते हैं वो कंसोलिडेटेड लिस्ट में जाते हैं, उसके बाद वो डेली लिस्ट में जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका केस जो है वो कंसोलिडेटेड लिस्ट में नहीं है और डेली लिस्ट में भी नहीं है, तो आप उसको लिस्ट पर लाना चाहते हैं, तो आपको कौन सा फॉर्मेट भरना होगा? तो आपको ये वाला जो स्लिप है, मेंशनिंग फॉर्म स्लिप फॉर अर्जेंट हियरिंग ऑफ अनलिस्टेड मैटर, जो अनलिस्टेड मैटर है यानी कि जो लिस्ट पे नहीं है, उसकी हियरिंग कराने के लिए आपको मेंशन करना होगा, जिससे क्या होगा कि आपका मैटर जो है वो लिस्ट पे आ जाएगा, डेली लिस्ट पे आ जाएगा। ठीक है, और वो डायरेक्ट सुनवाई हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हाँ, इसमें भी वही सारे केसेस अप्रूवल होते हैं जिसमें अर्जेंसी जो होती है वो वाकई में अर्जेंट मानती है कोर्ट। जैसे कि अगर पिटिशनर बीमार है या फिर मानते हैं कि कोई कस्टडी में है, पुलिस हिरासत में है, रेगुलर बेल का प्रेयर कर रहे हैं, और वहाँ पे जो रेगुलर बेल जो किया जा रहा है, जिसके बारे में कहा जा रहा है रेगुलर बेल में, अगर वो बीमार पड़ जाता है कस्टडी में या फिर उसके दूसरे रीजंस है, फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, तो वो सारे डिस्कस करने पे ही कभी कभी अप्रूवल होती है। ठीक है, लेकिन अगर रिजेक्ट हो रहा है आपको ऑलरेडी लिस्टेड लिख करके, तो आपको ये फॉर्मेट नहीं भरना है। ये वाला फॉर्मेट सिर्फ वही लोग भरेंगे जिनका लिस्ट में केस में नाम नहीं है। ठीक है, जिनका ऑलरेडी लिस्ट में आता है नाम, जैसे कि अगर आप देखें तो हर सैटरडे को जो काउज लिस्ट होता है, हर सैटरडे को जो यहाँ से आप डाउनलोड करते हैं इंटायर काउज लिस्ट से, तो वहाँ पे आप देखते हैं कि बहुत सारे एक लंबा चौड़ा आपको लगभग 1600-1700 पेज का जो है आपको यहाँ पे लिस्ट देखने को मिलता है, जिसमें सारे केसेस होते हैं, कंसोलिडेटेड लिस्ट के भी और डेली लिस्ट के भी। ठीक है, तो लिस्ट पे अगर आपका केस है, आपको सुनवाई जल्दी करानी है, तो आपको ये फॉर्मेट भरना होगा, मेंशनिंग फॉर्म स्लिप फॉर अर्जेंट हियरिंग ऑफ मैटर। ठीक है, ये रेस्पेक्टिव बेंच में। ठीक है, जैसे कि मैं आपको उदाहरण के लिए फिर से आपको समझाता हूँ। मान लेते हैं आपका केस ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस आशुतोष कुमार जी के यहाँ है, पेज नंबर 70 में आते हैं। ठीक है, इनका यहाँ पे पेज नंबर 70 लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप पेज नंबर 70 पे अगर आप मूव करते हुए आएँ, ठीक है, यहाँ पे मैं मूव करके आ गया हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं कि आपका केस कोई क्रिमिनल मिसलेनियस ही है, ये तो 11 नंबर पे है, तो सुनवाई तो हो जाएगी एक दिन में। आते हैं, जैसे मान लेते हैं आपका केस जो है सीरियल नंबर 40 पे है और आप चाहते हैं कि आज मेरा सुनवाई हो जाए। सीरियल नंबर 40 पे है ना, ये 1 से 2 दिन में से भी सुनवाई हो सकती है। मान लेते हैं सीरियल नंबर 40 पे ना हो के आपका सीरियल नंबर चला जाते हैं, हम अगर 100 के बाद अगर देखें तो हम ले लेते हैं एग्जाम्पल, चलिए 118 का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, या फिर 116 का, कि आपका सीरियल नंबर 116 पे केस है। ठीक है, आपको मालूम भी है कि इस बेंच पे है, तो ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस आशुतोष कुमार जी की, तो इनके बेंच में है, आपको मालूम है, लिस्ट पे भी है और सीरियल नंबर भी आपको केस का मालूम है। तो आपको इस पेज का स्कैन कर लेना होगा और यहाँ पे हाईलाइटर से इसको मार्क कर देना है। सुनिए ध्यान से क्या करना है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। इस पेज का आपको प्रिंट आउट ले लेना है, इसको स्कैन करना है पीडीएफ फॉर्मेट में और उसमें ये मार्कर लगा देना है कि आपका केस इतने नंबर पे है। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, इस पेज को, ठीक है, इस पेज को आप इस फॉर्मेट में, पहले तो आप ये याद रखें कि यहाँ पे आपको लिखना होगा कि किस बेंच में केस है। तो आप जो केस जिसके बेंच में था, जैसे कि मैंने बताया ये बेंच होता है, यहाँ पे इसके बेंच में है, तो आप यहाँ पे इनका बेंच का नाम लिखेंगे। आइटम नंबर इन काउज लिस्ट, कितने आइटम नंबर यानी कि कितना सीरियल नंबर है, तो जैसे मैंने उदाहरण के लिए 116 लिया, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि 116 पे है। ठीक है, 116 पे लिखेंगे। केस नंबर लिखिएगा, केस नंबर क्या है, जैसे यहाँ पे जो फॉर्मेट होता है ना, बस आपको ये उतार देना है। ये आप सीरियल नंबर लिखिए, उसके बाद केस नंबर ये लिखिए और ये पार्टी का नाम यहाँ पे है, बस आपको इतना ही लिखना है, ये आपको यहाँ पे लिखना होगा।
ठीक है। पिटिशनर कौन है, रेस्पोंडेंट कौन है, यहाँ पे पार्टी नाम जो मैंने बोला यहाँ पे आप फिर से लिख दीजिए। नेम एंड मोबाइल नंबर ऑफ द पर्सन मेंशनिंग, जो मेंशन कर रहे हैं जनरली एडवोकेट को ही ये पावर होता है, क्योंकि आप वकालतनामा जब भरते हैं तो एडवोकेट को आप पावर देते हैं कि वो आपके खिलाफ केस में कुछ भी कर सकते हैं। तो जनरली यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर दिया जाएगा, ठीक है। वेदर कॉन्सेंट ऑब्टेन फ्रॉम लर्नेड काउंसिल अपियरिंग फॉर द अदर पार्टी, अगर अपोजिशन पार्टी से, सामने वाले यानी रेस्पोंडेंट से आपकी बातचीत हो गई है कि मैं केस की जल्दी सुनवाई चाहता हूँ, तो आप यस लिखें। अगर आपसे बात नहीं हुई रेस्पोंडेंट से, ठीक है, तो आप यहाँ पे नो लिखिएगा। जनरली कॉन्सेंट तो नहीं मिलता है तो आप नो लिखिए। वेदर मेंशन्ड अर्लियर, इफ़ यस स्पेसिफाई द डेट, और अगर आप इस ऑनरेबल जज पे के पास पहले मेंशनिंग किए हैं, रिजेक्ट हो गया है, तो आप यहाँ पे लिखिए कि यस किस दिन हुआ था वो लिखिए। अगर पहले मेंशनिंग करवा चुके हैं, ठीक है, नहीं करवाए हैं अगर आप मेंशनिंग इस फॉर्मेट में अगर आप मेंशनिंग नहीं करवाए हैं इस ऑनरेबल बेंच में, तो आप जो है यहाँ पे नो लिखिएगा, ठीक है। रीज़न फॉर रिक्वेस्ट ऑफ अर्जेंट आउट ऑफ टर्निंग हियरिंग, आप ऐसा क्या रीज़न देना चाहते हैं, आपका रीज़न जेन्युइन होना चाहिए कि क्यों आप केस की जल्दी सुनवाई कराना चाहते हैं। आपका रीज़न अगर जेन्युइन होगा तो केस की सुनवाई जल्दी हो जाएगी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे रीज़न लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर लिखना है। जो पर्सन मेंशनिंग करते हैं जनरली एडवोकेट ही मेंशनिंग करते हैं, डेट के साथ यहाँ पे साइन करना। चलिए, इतना करने के बाद ये फॉर्म भरने के बाद मैंने आपको बताया ये पेज का आपको स्कैन कर लेना है, पीडीएफ में प्रिंट निकाल लीजिए, इसका स्कैन कर लीजिए, सीरियल नंबर यहाँ से मार्क कर दीजिए, और जो आप मेंशनिंग दे रहे हैं, जैसे मेडिकल कुछ लगा रहे हैं तो मेडिकल इसके साथ अटैच कीजिए। ये आपका मुश्किल से 3 या 4 पेज में होगा, ठीक है। आप ये पेज को, सारे पेजेस को सीरियली इसको 1 नंबर कर दीजिए। जो इसमें केस नंबर काउज लिस्ट आया है ये वाला को 2 नंबर सीरियल में डाल दीजिए, ठीक है। फिर आप कुछ मेडिकल वगैरह लगा रहे हैं तो उसको, या फिर कोई डेथ सर्टिफिकेट कई बार लगाते हैं तो आप उसको 3 नंबर पे कर दीजिए। ऐसे करके आप 1 2 3 करके आप स्कैन कर लेना है, और स्कैन करके, ठीक है, स्कैन करके क्या करना है ध्यान से सुनिएगा, कई बार गलती भी करते हैं। स्कैन करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे है इस ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस, इनके बेंच के पास है आशुतोष कुमार जी के, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इनके बेंच में ही मेंशनिंग करनी है। जी हाँ, ध्यान से सुनिए, इनके बेंच में ही मेंशनिंग करनी है। तो कैसे आपको ये कैसे पता चलेगा, तो मैं कई बार बोलता हूँ डायरेक्ट भेजिए, डायरेक्ट कोर्ट मास्टर को भेजिए, जो ऑनरेबल जजेस होते हैं उनका मेल आईडी है वहाँ पे भेजिए आप, ठीक है। चलिए दिखा दूँ मैं आपको, ये आपको पेज नंबर 3-4 पे आपको मिल जाता है, ठीक है। हालांकि अभी कुछ नोटिस आई हैं नहीं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये पिटिशनर लोगों के लिए नहीं है, यानी कि आप लोगों के लिए नहीं है, ये एडवोकेट लोगों के लिए है, ठीक है। वो भी मैं आपको बताता हूँ क्या है नोटिस में नया। चलिए, यहाँ पे अगर आप शिफ्ट करते जाते हैं नीचे, तो यहाँ पे आपको मेल आईडी दिखाई देगा। जैसे ही आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको मेल आईडी देखने को मिलता है, कोर्ट मास्टर करके। जी हाँ, ये पेज, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो जिस एडवोकेट, जो भी ऑनरेबल जज के पास आपका केस है, बेंच में गया है, जैसे मैंने एग्जांपल 7 नंबर के बेंच में लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे इनका मेल आईडी शो कर रहा है, आप इनके मेल आईडी पे ही मेंशनिंग करेंगे, ठीक है। इनके मेल आईडी पे आप जो है इसको अटैच करके अपना प्रेयर मेल में टाइप करके और इसको आप मेंशन कर दें, और इसका जवाब जो होता है एट ए टाइम आधे से 1 घंटे में आपको मिल जाता है। इसका टाइमिंग क्या है मेंशनिंग करने का, तो याद रखिए ये आप 4 बजे तक कर सकते हैं। जी हाँ, ये आप मेंशनिंग 4 बजे तक कर सकते हैं, लेकिन लिस्ट पे नहीं है केस, तब आपको लिस्ट पे लाना है तो ये वाला फॉर्मेट अपनाना होगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। और लिस्ट पे नहीं है ना, ये फॉर्मेट अपनाइए। लिस्ट पे नहीं है तो ये सारा आपको भरना होगा, भरने के बाद आपका केस जो है लिस्ट पे आ जाएगा। चलिए, ये तो रहा कि आप लिस्ट, इसको फॉर्मेट को भर देते हैं लिस्ट पे लाने के लिए। अभी इसको भेजिएगा कहाँ, तो यहाँ पे मेल आईडी लिखा हुआ है, आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं, आप सिंपली इस पर मेल कर दीजिए इस पेज को स्कैन करने के बाद, ठीक है। अच्छा होगा कि अगर आप इसको, ये फॉर्मेट को अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में, अगर आप एडवोकेट है तो इसको टाइप करवा लीजिए, टाइप करके इस फॉर्मेट को सेव कर लीजिए, और इसी फॉर्मेट में जो भी पिटिशनर है इसको हैंड रिटन ना बल्कि कंप्यूटर से टाइप करके इसको लिखिए, ताकि अगले आदमी को आपकी हैंडराइटिंग अगर समझने में भी दिक्कत हो रही है तो जो टाइपिंग क्या रहता है वो समझने में दिक्कत नहीं होती, वो ईजिली समझ जाएंगे, साफ साफ रहती है और आसानी से पढ़ने में भी बनता है, ठीक है। तो ये आप टाइप करवा के भेजें, और इसको भी आप टाइप करवा के जो भी रीज़न है आप यहाँ पे भेज सकते हैं। मेल आईडी मैंने ये बताया, ठीक है। लिस्ट पे है तो ये फॉर्मेट है, लिस्ट पे नहीं है तो ये फॉर्मेट है। चलिए अब आते हैं, ये फॉर्मेट मैंने लाया कहाँ से, तो मैं कोई
ऐसा नहीं कि मैं कहीं से लेकर आया हूँ, आपको लिस्ट में ही सारे मिल जाएंगे। अगर आप लिस्ट को ध्यान से अगर आप पढ़ते हैं, कई बार ऑनरेबल जो भी जितने भी कह सकते हैं कि आप लोग हैं, चलिए पिटिशनर ही मान लेते हैं कि पिटिशनर भी कभी आप लोग हैं, तो आप लोग भी इतनी अंग्रेजी तो पढ़े लिखे होते नहीं हैं, तो आप लोगों को भी ये समझने में दिक्कत होती है, ठीक है। इसलिए मैं वीडियो आप ही लोगों के लिए बनाता हूँ, जिससे कि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा सकूँ। और कई बार गलतियाँ जो हैं आपके एडवोकेट हैं उनसे भी होती है, ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये प्रायः देखा जाता है कि गलतियाँ हो जाती हैं, क्योंकि उनको उतना टाइम नहीं होता है ये करने की, ठीक है। चलिए मैं आपको बता दूं कि ये आपको मिलेगा कहाँ। यहाँ पे अगर आप देखिए टॉपिक पढ़ते जाइए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, ई फाइलिंग तो आपको करना नहीं है, मेंशनिंग फॉर अर्जेंट लिस्टिंग ऑफ अनलिस्टेड मैटर। अनलिस्टेड मतलब जो लिस्ट पे नहीं है, उसका फॉर्मेट कहाँ है, यहाँ है। आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, आपको फॉर्मेट मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने पे अगर आपका केस लिस्ट पे है, अब आप उसको सुनवाई जल्दी कराना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे मिलेगा नोटिस 13, ठीक है, जून 21 जून का ये नोटिस है, ठीक है। मेंशनिंग फॉर मैटर लिस्टेड, जो मैटर लिस्टेड है उसके लिए मेंशनिंग करना। एलोकेटेड बिफोर रेस्पेक्टिव बेंच, ये जिस बेंच पे है उसी बेंच में ही एलोकेट होगा जाएगा, ये मेंशनिंग करके डायरेक्ट भेजा जाएगा। समझ में आ गया। और इसका टाइमिंग मैंने बता दिया, 4 बजे तक आप भेज सकते हैं, ठीक है। चलिए ये तो रही बात। उसके बाद कहता है कुछ नोटिफिकेशंस यहाँ पे हैं, जैसे कि जितने भी एडवोकेट हैं, है ना, जिनका पटना हाई कोर्ट में 10 साल से ज़्यादा वकालत का हो गया है, तो वो चाहें तो अपने आप को सीनियर एडवोकेट का डिजिग्नेशन करवा सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है, आपको इस फॉर्मेट में आकर के देखना है। यहाँ पे ये सारा लिखा हुआ है कि आपको एनेक्चर ए फिल करना होगा, जो सारा परफॉर्मा है इसमें दिया हुआ है। 2 सीनियर एडवोकेट से, जी हाँ, 2 सीनियर एडवोकेट से आपको हैंड रिटन में लिखवा करके कोर्ट में दाखिल करना होगा कि वो आपके बिहाफ में जो है डिक्लेरेशन फॉर्म भरेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो सर्विस रिकॉर्ड जैसा रहा है उस फॉर्मेट को नीचे दिया हुआ है, यहाँ पे आप फिल कर लें। ये गैजेट में भी छपा हुआ है, हालांकि आप गैजेट भी पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद जो है आप नीचे ये परफॉर्मा देखें, यहाँ पे अपना नाम, क्वालिफ़िकेशन, ये सारा भरने के बाद जो है आपको जो भी क्राइटेरिया है, जैसे कि क्राइटेरिया है इसमें है सीनियर एडवोकेट बनने के लिए कि जैसे उनका 3 साल से, कहने का मतलब 3 साल से 7 लाख पर एनम से उनका कम सैलरी नहीं होना चाहिए। पर एनम मतलब कि सालाना 7 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे क्राइटेरिया हैं कि उनको लगातार इनकम टैक्स फाइल करते रहना होगा कि क्या वो 10 साल से लगातार इनकम टैक्स फाइल किए हैं कि नहीं किए हैं, और भी अदर सारे परफॉर्मा हैं। इसको आप चाहें तो पढ़कर समझ सकते हैं खुद से, ठीक है। तो यहाँ पे 10 ईयर है, मिनिमम 10 ईयर आपको प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है, प्रैक्टिस होना चाहिए एडवोकेट, एज ए एडवोकेट, तभी जो है आपका वहाँ पे स्कोरिंग जाता है, मार्क्स जाता है, और सारे जजेस मिलकर डिसाइड करते हैं, ठीक है, आपको सीनियर डेजिग्नेशन देना है या नहीं देना है। तो ये रही बात। इसके अलावा भी कोई अगर कोई नई जानकारियाँ मिलती है तो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो पर्सनल सवाल पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ मेंबरशिप ज्वाइन करें। मेंबर सिर्फ 159 रुपीज़ का है, आपको सिर्फ एक बार परचेस करना होता है, और मैं टाइम निकाल के ज़रूर कोशिश करूँगा आपके सारे सवालों के जवाब देने के लिए। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फिज़िकल कोर्ट कब से खुलने वाली है। जी हाँ, याद रखिए, फिज़िकल कोर्ट खुलेगी या नहीं खुलेगी, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी मिलनी चाहिए। ये मैं आपको सैटरडे को एक वीडियो ला करके आपको इसके बारे में समझाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, ठीक है। फिज़िकल मोड खुलेगी, किस तरह से खुलेगी, ठीक है, अगर नहीं खुलती है तो क्या होगा, ये भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।